अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन है, तो हमने कहा कि आपको लाइव अपडेट्स दें, ताकि जो जंग की सूरत हाल कैफियत पैदा होती जा रही है ईरान के अंदर और गिरदनवा के अंदर, तो वो उसको हम बराह रास्त आपके साथ गुफ्तगू कर सकें उसके बारे में इंशाल्लाह। बेसिकली कुछ मिथ्स थी, कुछ कॉमन बिलीफ्स बन चुके हुए थे, जो सिर्फ आम आवाम के अंदर नहीं तस्वुरात पाए जाते थे, बल्कि इदारों के अंदर, महकमों के अंदर, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, बट खसूसी तौर पर मैं पाकिस्तान की बात करना चाहूँगा। हमारे लिबरल इंटेलिजेंसिया, हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास, हमारे थिंक टैंक्स के अंदर बैठने वाले, फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करने वाले हजरात, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, उनके अंदर एक बात तय हो चुकी हुई थी कि यार देखो, अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो सकती, और जहाँ जहाँ दुनिया में बड़ी कुव्वतें हैं, वो अब मोटे मोटे रूल्स को फॉलो करेंगी लिबरल ऑर्डर के, और वहाँ पे एक निज़ाम जो बिल्टअप हुआ है वो चलता रहेगा। दो न्यूक्लियर पावर्स नहीं लड़ सकती, न्यूक्लियर ब्लॉक्स न्यूक्लियर पावर से नहीं लड़ सकती आपस में, वगैरह वगैरह। रशिया की एग्रेशंस जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप में वो थम जाएंगी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। चाइना जो है वो डिप्लोमेसी के ज़रिए ताइवान और हांगकांग को पाने की कोशिश करेगा, वगैरह वगैरह। अनकरीब ईरान के प्रेशर की वजह से और एक्सेस के प्रेशर की वजह से अरब ममालिक भी एक टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और हमें भी कबूल कर लेना चाहिए। दुनिया में जहाँ जहाँ कुछ फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं, वहाँ पे यही बातें की जाती थी, और एक तो हमारे खत्ते के अंदर ख़ास तौर पर ये बात की जाती थी कि इंडिया और पाकिस्तान अब 100 साल अमन रखें और इकनॉमिक वारफेयर करें, आपस में बिज़नेस में मुकाबला करें, आईटी में मुकाबला करें, तालीम में आप किताबें उठाएं। ये सारी मिथोलॉजीज़ जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हुई हैं एक के बाद एक, और बिल्टअप तो इसका 20-25 साल का है, जो 80 से शुरू होता है, और वॉर ऑन टेरर पे उसका एपेक्स आता है जब कम्प्लीटली अमेरिका और वो कानून को इंश्योर करने वाले ममालिक और इदारे थे जिन्होंने बिल्टअप किया था लिबरल ऑर्डर को, जिसके अंदर यूएन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, आईसीसी था, क्रिमिनल कोर्ट था, बहुत ज़्यादा इस तरह के इदारे थे जो कानूनी, इकनॉमिक और मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं ह्यूमन लाइफ के, उनके ज़रिए दुनिया के निज़ाम को एक एक्विटेबल या फेयर तरीके से चलाने की बात करते थे, ताकि कॉन्क्वेस्ट का ज़माना और इम्पीरियल अज़ाइम का ज़माना ख़त्म है। वैसे तो वो 20-25 साल के अंदर एरोड कर रहा था, बट जो फ्लैश पॉइंट बना है ना, वो 7 अक्टूबर बना है, जहाँ फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीकों ने दुनिया की मोरालिटी को, दुनिया की सो कॉल्ड जो इखलाकियात हैं, जो 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 इंटरनेशनल लॉ है सो कॉल्ड, उसको चैलेंज किया कि यार हमारे साथ 20 साल से जिस किस्म की हमारा मुहासरा किया गया है, हमारी कहत साली की गई है, हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, स्लोली हम चैलेंज करते हैं, बराह रास्त चैलेंज करते हैं मुखालिफ को, सोहियोनी रियासत को और वेस्टर्न पावर्स को, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और कहते हैं आओ हमारा मुकाबला करो। और उसके अंदर, उस ललकाल के अंदर एक पुकार थी कि जो मुसलमान मुल्क हैं, ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो गिरदनवा के अंदर मौजूद हैं, जो नेटो की और इसराइल की सिक्योरिटी की स्टेट्स का अपरेटस बन चुके हुए हैं, या वो जैसे उनकी वो फॉरवर्ड बेसिस बन चुके हुए हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अभी हमारे साथ ये होगा, कल को तुम्हारे साथ ये होगा, और बहुत ज़्यादा इसके पहलू थे। उस चैलेंज ने, उस पुकार ने, उस ललकार ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब से ये मामला हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, तो यूक्रेन रशिया की लड़ाई भी एक और शक्ल इख्तियार कर गई है। ज़ाहिरी बात है, जो दुनिया के ममालिक हैं वो क्यूज़ लेते हैं एक दूसरे से। इसराइल के एटीट्यूड को रशिया ने देखा, यूक्रेन ने देखा, ऑब्ज़र्व किया। फिर इसराइल ने जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया अपनी जंग को, जिस किस्म की ब्लेटेंट जेनोसाइड में इंगेज किया, सिविल पॉपुलेशन का ध्यान ना किया, बिल्कुल कोई टेक्टिकल अप्रोच नहीं ली, और ब्लंट आप कहते हैं इसको, कारपेट बमबारी की और क्लेंजिंग ऑपरेशंस किए। रूस भी देख रहा था, स्टडी कर रहा था, हिंदुस्तान भी देख के स्टडी कर रहा था, यूक्रेन भी कर रहा था। जिस तरह इसराइल ने असैसिनेशंस की मुज़ाहमती तहरीक की लीडरशिप की और पॉलिटिकल कैडर की, जिस तरह अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन की, फिर सब्सिक्वेंटली हसन नसरल्लाह वगैरह की और इस्माइल हानिया वगैरह की इसराइल ने, यूक्रेन भी देख रहा था। यूक्रेन ने भी मल्टीपल टाइम्स असैसिनेशन अटैम्प्ट्स की ट्रंप पुतिन के ख़िलाफ़, और फिर जो यूक्रेन ने भी रिसेंटली बड़ा एक डेयरिंग किस्म का, बड़ा शैतानी किस्म का ऑपरेशन किया था ड्रोन्स के ज़रिए, उसको भी इसराइल देख रहा था, दुनिया की इंटेलिजेंस देख रही थी, इंडिया भी देख रहा है। तो एक ओवरऑल कल्चर एक पिकअप करता है पेस बहुत स्पीड से, कि अब मेन लाइन शहर आपने देख लिया, यूक्रेन में कीव हो, रशिया के अंदर मॉस्को हो, तो ड्रोन आपके ऊपर उड़ेंगे आके।
पोटेंशियली बैलिस्टिक मिसाइल भी गिर सकते हैं आपके शहर के अंदर आके। और आज के दिन में अगर बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी आपके मुल्क में, आपके मेन लाइन टियर 1 कैपिटल सिटीज़ के अंदर, ट्रेडिंग टाउन्स के अंदर, बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन अर्बन हब्स के अंदर, दिल के अंदर आके गिर सकते हैं मिसाइल। तो वो सारी मिथोलॉजी ब्रेक होगी कि किसी मैदान जंग में मुकर्ररा किसी बॉर्डर के ऊपर झड़प हुआ करेगी। और हिंदुस्तान ने भी एक, मैं कहता हूँ जैसे अल्लाह ने ये कर दिया हमारे लिए कि नेतन्याहू और सोयूनी रियासत एक तरफ और हिंदुत्वी पागल एक तरफ, अगर ये ना होते तो मुसलमान मुल्कों में ख़ासतौर पर पाकिस्तान को अभी तक होश ना आया होता। आपके और अभी भी मैं समझता हूँ बहुत गुंजाइश बाकी है, काम करने वाले बहुत बाकी है, भी बात करते हैं 1 मिनट में। तो आपके इस्लामाबाद के ऊपर भी, आपके लाहौर के ऊपर भी, आपकी प्रीमियर रियल एस्टेट करोड़ों रुपए की जहाँ प्लॉट होते हैं, जहाँ अरबों रुपए की मतलब एसेट्स लोगों ने रखे होते हैं, गाड़ियाँ और सोना और जेवर और अमीर उम्र रहते हैं, आपके डिफेंस, आपके गुलबर्ग, आपके ये मॉडल टाउन, इन तरह के इलाकों के गिरदोनवा में ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइल गिरने की कोशिश हो रही है। और पूरा एक सिनेरियो आपने खुद विटनेस किया। मैं कोई दूर की बात भी नहीं कर रहा, दूर की बात भी गलत लगती है। तो अब पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासत समझती है कि जो ईरान के अंदर इस वक्त हो रहा है, और ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल के अंदर जो कर रहा है, बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ था। ये कभी इंडियन मैनेजमेंट ने नहीं कहा, इंडियन रजीम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया। और आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक है सारा ईरान के मामले के साथ? इसी का ऐन ताल्लुक है ईरान के मामले के साथ। कुरान में अल्लाह ने एक दस्तूर बताया हमें कि यहूद और हनूद जो हैं, इनका गठजोड़ जो है, जिसका मजाक उड़ाया करते थे हम मदरसों में और मस्जिदों में सुन के कि यार ये मौलवी क्या बातें करते रहते हैं, वो इतने दूर यहूदी बैठे हुए, इतने दूर हिंदू बैठे हुए हैं। और ये इनकी खुली दुश्मनी जो है मुशरिकों की और बनी इसराइल की, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है, वो वक्तन फ़वक्तन साबित हुई जा रही है और हम उसको डिनाई करते रहे। और प्लस इनका जो गठजोड़ है आपस के अंदर, ये कश्मीर में भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ये फ़लस्तीन में भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ये इंटेलिजेंस में भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ये वेपन्स और टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। और आज ईरान, जिसने इसको अपना दोस्त बनाया बैठा था हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा था कि इसराइल की दोस्ती को मोल ले, आप ये बात सुन के यकीनन हैरान और परेशान होंगे, लेकिन पाकिस्तान ये ख्वाब ज़रूर देख रहा था और ये ख्वाब हमें UAE और सऊदी अरेबिया दिखा रहे थे। चले हम तो फिर भी अभी ख्वाब ही देख रहे थे, लेकिन ईरान बराह रास्त एक दोस्ती पाले हुए था। उसकी इकनॉमिक मजबूरियाँ थी, ये था वो था वगैरह वगैरह। उसकी कल्चरल ताल्लुक़ है यूपी के साथ, और वो जो पुरानी हैदराबाद की वो फ़ारसी सकाफ़त है, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान के साथ जो बराह रास्त दोस्ती बरकरार रखी है ईरान ने, आज उसका वो कड़वा फल खाने को मिल गया है। इंडिया ने बिल्कुल कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं दिखाई, इंडिया की आवाम रैलियाँ निकाल रही है इसराइल के हक़ में, और वो सारी बातें और मिलिट्री लेवल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन वो एक तरफ है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बड़ा बोल्ड स्टांस लिया जो बड़े दिनों बाद नज़र आया, और हमारी कौम यकजा भी हो गई है। चाहे ईरान का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, एक आवाज़ में बोलते हैं कि भाई लड़ाई अब लड़ाई ही इसका हल है। आपको अल्लाह ने मौका दिया था ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में, जब बुनियादन महसूस हुआ कि वो ग्राउंड होगी उनकी एयरफोर्स, आपने उनको क्रिपलिंग डैमेज नहीं दिया इंडिया को। ये हमने मिस्टेक किया बहुत बड़ी। हम रुक गए, हम थम गए, हम ईरान की जो पॉलिसी रही है अभी स्ट्रेटिजिक पेशेंस की, जिसको मैंने ईरानियों से भी जब पूछा तो वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं इसको, हम उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं कि प्रीएम्प्टिवली इंडिया हमारे ऊपर हमला करे। ऑलरेडी इंडिया ने एक प्रीएम्प्टिव एटीट्यूड मेंटेन कर लिया इसराइल की देखा देखी कि जब कोई धमाका होगा, कोई पटाखा फटेगा, कोई ट्रेन डिरेल हो जाएगी। अभी ये जहाज़ का मुद्दा भी हमारे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ज़माना ऐसा है कि पाकिस्तान, और अब आपने ये भी देख लिया कि जो नौयत है अटैक्स की, उनको रोका नहीं जा सकता। आप मतलब एक ट्रक के ऊपर आप 50-60 ड्रोन लाद के ले आए, छोटे छोटे $500-1,000 वाले, तो क्या करेंगे आप? कौन रोक सकता है? इतनी इन्फिल्ट्रेशन को कौन कंट्रोल कर सकता है? थोड़ी सी रिश्वतें देनी है ना यार बॉर्डर फोर्स को, थोड़ी सी रिश्वत ही देनी है ट्रक वाले को कि यहाँ पहुँचा दे माल। चंद लाख रुपए में लोग यहाँ पे बम फाड़ देते हैं, चंद हज़ार रुपए में लोग यहाँ शूटर बन जाते हैं और एक दूसरे को गोलियाँ मार देते हैं। तो ये सब टारगेटेड असैसिनेशन जो इंडिया ने अटैम्प्ट किए हैं पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, जो ऑपरेशन ड्रोन्स का यूक्रेन ने किया और उसके बाद इसराइल ने किया, इसके बाद वाज़ेह हो जाना चाहिए कि आपके पास कोई सवाल नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रूम नहीं है। ये जो एथनिक नेशनलिज्म वाले गद्दारी हमारे अंदर फैलना शुरू हो गई है, अपोजिशन की शक्ल में जो हमारे अंदर गद्दारी फैलना शुरू हो गई है, और जो हमारे अंदर एक टॉक है ऑफ एंटी वॉर नहीं हो सकते हम। आपको जंग को परसू करना होता है जंग को रोकने के लिए। आपको ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस वाली बात है। आप एग्रेशन को इख्तियार करेंगे, आप दुनिया का, अब इस वक्त कोई रूल्स नहीं है,
हम अभी भी जाके यूएन के अंदर जाके हमने बता दिया और हम यूएन जाएंगे और हम लिबरल, ये ख़त्म हो गया यार सब। इस वक्त सिर्फ दुनिया में एक कानून है, वो है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा माहिरीन भी ये बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान कुछ अपने डोमेस्टिक सिविल पॉलिटिक्स को संभाल लेना, कुछ ज़रा ये खिचड़ी पकाई हुई हमने, और एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी लेके आए, तो दुनिया में एक बड़ी तकड़ी रीजनल ब्लॉक पाकिस्तान बन सकता है। उसमें उसके साथ ईरान बन जाएं, अफ़गानी बन जाएं, आज़री बन जाएं, उज़्बेक बन जाएं, ये सब बाद की बातें हैं। पाकिस्तान ऑन इट्स ओन एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान ऑन इट्स ओन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी रखती है। इसकी एक ठीक ठाक साइजेबल और बैटल हार्डन्ड आर्मी है। पाकिस्तान के अंदर ज़खायर हैं। पाकिस्तान एक ब्रेड बास्केट है, हम खाना प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं गिनना शुरू करूँ चीज़ें तो वो ख़त्म ही नहीं होती। हमारी माशरत देखें किस किस्म की है, हमारे लोग कितने रिजिलियंट हैं, किस किस्म की हमने किस किस्म की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त की। हमने भूख प्यास देखी, हमने बिजली बंद देखी, हमारी 20-20 30-30 साल बंद देखी हमने। हम काफ़ी पक्के हो चुके हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता होगा हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अब वक्त है तो वो है कि इन लोगों का मुंह बंद किया जाए। जो लोग बैठ के सलमान साहब बकवास सुनते थे ना, पाकिस्तान को क्या जी, अमेरिका को यहाँ साजिश करेगा, यहूदी यहाँ कुछ साजिश करेंगे, इंडिया यहाँ कुछ, तुम्हारे तो औकात ही कोई नहीं है। पकड़ गए चौक में, इनको थप्पड़ मारो इन लोगों को जो ये बकवास करते थे, लोगों को डिमोरलाइज करते थे कि हम कोई चीज़ ही नहीं है, हम कोई चीज़ ही नहीं है। क्या चीज़ है कौन फिर? दुनिया में अगर 200-400 मुल्क है तो उसमें टॉप 10-20 में तो बेचारा मस्कीन आता ही है ना हमारा, तादाद के एतबार से, इकोनॉमी के एतबार से, मिलिट्री के एतबार से। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। क्या एक राग लापा हुआ था इन लोगों ने 20 साल में। तो ये बकवास मुशर्रफ के दौर से सुन रहा, मेरे कानों से खून आना शुरू हो गया था। और मेन स्ट्रीम से बिल्कुल जैसे मैं डिटैच हो गया अपनी 10-12 साल की उम्र से। मुशर्रफ आया तो वो कह रहा है पाकिस्तान को बचना है, हमने बचाना है, अमेरिका के सामने हम नाक रगड़ देंगे, लकीरें निकाल देंगे। जरदारी आ रहा है तो वो कुछ और कह रहा है। ये इनके पीछे हम मरने के लिए तैयार नहीं है। हमें वो लीडरशिप चाहिए जो पब्लिकली आके फेस करे, जो आके अल्लाह रसूल की बात करे, जो मुल्क की, पाकिस्तान की सुप्रीमेसी की बात करे, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले। हमें ये कोई, मैं तो नहीं शहबाज शरीफ के पीछे मरने को तैयार, नाजरक साहब, फॉर दैट मैटर पीटीआई वाले ये भी सुन लें, मैं इमरान खान के लिए मरने के लिए नहीं तैयार। मुझे अल्लाह रसूल वाला झंडा चाहिए, मुझे पाकिस्तान के सबसे लाली परचम के नीचे मुझे कलमा भी लिख के दो, मुझे तो कलमा लिखा हुआ चाहिए, मैं तो इस तरह मरूंगा। इस ज़मन में बताना चाहूँगा कि ये जज्बात मुझे उम्मीद है कि अक्सर पाकिस्तानी कौम की हैं। तो आपको क्या चाहिए? हमें ऑफिशियल नेशनल गार्ड चाहिए, मिलिशिया चाहिए। हमें ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तानी अवाम को बिलो 40 हम लोग मौजूद हैं, वो छोटी सी तनख्वाह मुकर्रर कर दें, वीकेंड पे हमारी ट्रेनिंग हो, सुबह दफ्तरों से पहले हो, शाम को दफ्तरों के बाद हो। पूरी दुनिया के मुल्क करते हैं वॉलंटरी और सर्विस का। कंस्क्रिप्शन तो ना करें, आप वॉलंटरी सर्विस करें यार। 1 से 2 मिलियन को मुश्किल है हमारे लिए। हमारी फ़ौज मसा 1 मिलियन नहीं है यार। वो 1 से 2 मिलियन आपको वॉलंटियर मिल जाएंगे। वो कम से कम मसला चलाने जोगे होंगे, वो मरहम पट्टी करने जोगे होंगे, वो बख्तरबंद गाड़ी चलाने जोगे होंगे, वो कोई थोड़ी बहुत इवेसिव मनूवर, अर्बन कॉम्बैट करने। ये बात तो वाज़ेह होगी कि शहरों में लड़ाई आ गई। अब आप अप्रिशिएट करें इसराइल को, उन्होंने बनाए अपनी कौम के लिए, उन्होंने सबको असला दिया, उन्होंने सबको ट्रेनिंग दिया। यहाँ हमारे यहाँ खौफ क्या बताओ, इनको असला दे देंगे तो ये मारते सवाल, वो मत दें। आप डिपो में रखें असला, वहाँ वैसे मशक़ें तो आगे करवा लेना। तो ये लड़ने वाले बन जाएंगे 2-3 मिलियन, तो ये फिर सवाल पूछेंगे कि यार कोई कह देगा इमरान खान को लेके आओ, कोई कहेगा बाकर को लेके आओ, शाकिर को लेके आओ। इस सब में से हमें बाहर निकलना है। इस ज़मन में पीटीआई वालों ने जो मुजाहरा किया अमेरिका के अंदर, उन्हें शर्म आनी चाहिए।
आप 2 साल के अंदर ना फ़लस्तीन के लिए निकल सके, ना कश्मीर के लिए निकल सके, और अब आपका पड़ोस दोस्त भाई ईरान, आप उसके लिए नहीं निकल पाए। अमेरिका में है डर है ना असली में। अब जिस किस्म के मैंने सुहयूनी करैक्टर देख लिए हैं पीटीआई की ऑपोजिशन के, अब पीटीआई की जो, अब आप देखें पीटीआई के मोरे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। बलोच नेशनलिज्म, एथनो नेशनलिज्म, दुनिया की सबसे घटिया और नीच किस्म की जो पॉलिटिक्स होती है। एक था जब बलोच राइट्स तक मांगते थे, ये बात बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छी बात है यार, सिविल राइट्स तो खुदा का नाश्ता है, डिसअपीयरेंस करना बंद करो, उनको मारना बंद करो, एक कानूनी रास्ता इख्तियार करो, जो मुजरिम है, जो मासूम है उसको छोड़ दो। अब वो बन गए नेशनलिस्ट कि हम मुल्क बनाएंगे और ये हमारा झंडा है और ये बाकिर है और ये शाकिर है। एथनो नेशनलिस्ट पश्तून, ये पश्तूनिस्तान बनाएंगे हम, ये अलाइज हैं पीटीआई के। टीटीपी कि आप टीटीपी को डिफेंड कर रही होती है पीटीआई के। मैंने इंटरनेट पे देखा, मैं साहब तो वाज़ेह बातें हैं। अमेरिका जिसको आप कह रहे थे कि आप एब्सोल्युटली नॉट कह के आए हैं, वहाँ पे आप लॉबिंग कर रहे हैं, वाशिंगटन के बाहर आप नारेबाजियाँ कर रहे हैं। मतलब कोई लिबरल अदारा, यल्दा हकीम, पीटीआई वाले यल्दा हकीम को शेयर कर रहे होते हैं। बहरहाल आपका अल्लाह ही मतलब वाली वारिस है। आप अपने मुकदमे को बिल्कुल ज़ीरो कर चुके हैं। जो आपके लिए गुडविल डेवलप हुई थी वो आपने सारी मिट्टी के अंदर मिला दिया, और आपने पूरे मुल्क को और उम्मत मुस्लिमा को एम्बेरस किया है पब्लिकली। और आई डोंट थिंक आपके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश है पाकिस्तानी माशरत में। कि आपके वर्करों पे जुल्म हुआ, पूरी कौम फील कर रही थी, आपकी लीडरशिप पे ज़्यादा थी, पूरी कौम फील कर रही थी, आपने ज़ीरो कर दिया। बिकॉज माजरत के साथ जब दुनिया में ऐसा निज़ाम होता है, जब ऐसा एक डिटांट ब्रेक होता है, जब ग्लोबल ऑर्डर जो है वो रूल से हट के अब लड़ाई झगड़े के ज़माने में चला जाता है, और ये आता है वक्तन फ़वक्तन, बल्कि ये हस्ब मामूल यही रहा है, तो फिर ये डोमेस्टिक सिविल राइट्स और तहरीक और जमहूरियत और मेरी स्ट्रगल, ये सब ख़त्म हो जाता है भाई। अभी सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई है। नेतन्याहू ने पता ना क्या कहा है, ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है, हमारी कौम की लड़ाई है, हम ख़त्म हो जाएंगे वरना हम सफ़ेस्ती से मिट जाएंगे। अगर हम सफ़ेस्ती से मिट जाएंगे और हम लड़ रहे हैं यानी इसराइल इस केस के अंदर, तो इससे मुराद क्या है कि मैं अगले के साथ क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको सफ़ेस्ती से मिटा दूंगा। ये तो वो मैक्सिमम है ना। मिनिमम आप सुन लें ईरान के लिए क्या उन्होंने अज़म रखा हुआ है कि कम से कम इसकी पूरी लीडरशिप डिकैपिटेट हो जाए, पूरी रिजीम कोलैप्स कर जाए, लाखों लोग कत्ल हो जाएं, मिलियंस लोग डिस्प्लेस हो जाएं, औरतों को सेक्स मार्केट्स में, आपको पता है इकॉनमी कोलैप्स करती है क्या होता है, गुलामी, कैद साली, और बीच में तेहरान में ला के उस सांड को बिठा दें अमेरिका से, वो पहलवी के बेटे को, और बाकी सारा एरिया टुकड़ों में मिलिशिया संभाल रही होंगी, और ईरान के अंदर एक क्यास होगा लिबिया इराक वगैरह की तरह। होश के नाखून लें, इतना पतला मुल्क है आपका पाकिस्तान। मैं तो पहले भी कह रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहे थे असद वगैरह और सारे, कि चीफ हैज़ नॉट बिकम फील्ड मार्शल किसी लतीफ़े के तहत। कोई चीफ नहीं चाहता कि वो अपने, मतलब कोई अफसर किसी भी महदे का वो क्यों ऐसा होता चाहेगा जो पब्लिक स्क्रूटनी का वो एक बायस बनेगा। यानी आप मुझे खुद बताएं कि फील्ड मार्शल बनने पे ज़्यादा शाबाशी मिली है आवाम से, पब्लिक बड़ी है, लोगों ने ज़्यादा गालियाँ दी हैं, पीटीआई वालों ने ज़्यादा गालियाँ दी हैं, लेकिन एक वजह है उन्होंने ये टोटल मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया। यार होराइजन के ऊपर आपको लड़ाइयाँ नहीं नज़र आती, मुझे तो खिता, मुझे पाकिस्तान क्या, मुझे खिता बचते हुए नज़र नहीं आता। और आप बातें कर रहे हैं कि वो देखें अगर हम एक सिविल ऑर्डर ले आए तो वहाँ पे इलेक्शन हो जाए, बाहर आ जाए, सबसे सब कहानी ख़त्म हो गई। सिटी बैंक में नई जॉब लगेगी, आपका वीज़ा नहीं लगेगा अमेरिका का, कि आप कैलिफोर्निया से ड्राइव करके आप अलास्का की पहाड़ियों तक जाएंगे और वहाँ जाके वाटरफॉल देखेंगे, ये सब नहीं होने वाला, ख़त्म हो गया ब्रदर। कोई आपका हार्वर्ड येल में दाखिला नहीं होगा, कोई कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में दाखिला नहीं होने वाला, कोई आप जाके इंग्लैंड से वो आपका बिस्किटों का कारोबार नहीं चलने लगा, कोई यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और फिर वो ब्लैक में आप बड़ी बड़ी फैंसी दुकानों पे जलाल सन और ईसा चीज़ पे आके रख देंगे। इट्स ओवर, इट इज़ ओवर, भूल जाएं, ग्रो अप। व्हाट इज़ द हेयर एंड नाउ इज़ पाकिस्तान नीड्स टू बिकम अ वेरी हार्ड, इन्होंने हार्ड स्टेट कहना रियासत ने, मैं आपको कह रहा हूँ आप सिक्योरिटी स्टेट बने। हार्ड स्टेट तो अपने को देखी नहीं सुनी नहीं भाई, सिक्योरिटी स्टेट बने, खुल के डिक्लेयर करें, मार्शल लॉ डिक्लेयर करें। मेरे ख्याल में मतलब ये एक्सट्रीम बात हो जाएगी, बट वी नीड टू सस्पेंड दिस फसाड व्हाटएवर दिस इज। मतलब ये जो दिल आता है मुंह में वो आधी बात कराता है,
अब वो मतलब पीपल्स पार्टी का वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बुनियान मरसूस जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका में झूले लेने का क्या मकसद था? वो क्या झूले ले रहे थे वहाँ पे जाके? और ये जो बजट बनाया हमने, मुझे बता दें, ये बजट जो है ये किसी सीरियस मुल्क की नज़र आती है इसमें नीयत? जो 50% सूद दे रहा है, जो 50% सूद दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम सब? ये तो जंग होराइजन के ऊपर है, इट्स नॉट गोइंग टू एंड। ईरान क्लैप्स कर जाए तो पाकिस्तान की बर्बादी है, ईरान के दांत टूट जाएं, यानी क्लैप्स ना कर लेकिन दांत टूट जाएं तो पाकिस्तान की बर्बादी है। एक तरफ से हिंदुत्व आप पे चढ़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ से इजराइल चढ़ाई कर रहा है। लगता है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब को बर्दाश्त करेगा? अल्लाह करे ईरान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर पाए, हालांकि लग रहा है मुश्किल है, बट कर पाए, आपकी जान, यू विल बी ऑफ द हुक। तो हमें ये सब फसाड नहीं चाहिए। आई एम नॉट विलिंग टू डाई फॉर नवाज और इमरान और शहबाज और हुएवर। आई नीड सॉलिड लीडरशिप। मुझे एक वाज़ेह स्टांस चाहिए। आई थिंक हमने काफ़ी देर ये खेल कर लिया ऑफ रीजनल डेमोक्रेसी हो यार, मेरे मोहल्ले तक की हो। मुझे मेरे मोहल्ले का एल्डरमैन, विलेज एल्डर इलेक्ट करना है, जो हम 500 लोगों को अकाउंटेबल हो, उसको मैं चित्र मारा करूँगा। ये क्या, मुझे इमरान खान से क्या है यार, मुझे नवाज शरीफ से क्या है, ज़रदारी से क्या है? उसको किसने को आगे कुर्सी पे बिठा दिया, मुझे बिलावल से कुछ नहीं है, मैं तो नहीं मानता उसको। मेरे मोहल्ले में होना चाहिए, मैं उसको पकड़ूंगा कि मेरा गटर क्यों खुला हुआ है। ये क्या कि ये आए और ये आके मतलब जैसे अपनी एक रंगलियाँ बनाए हमारे सिर के ऊपर, हम तो नहीं अलाउ करते, हम तो नहीं चाहते, हम तो तंग आ गए अवामी तौर पे। जंग होराइजन के ऊपर है, कोई डिनाई करता है अब जाए, दे कैन गो फॉर हाई जंप। आप उनकी बात मत सुने, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, दौड़ लगाएं, वॉक करें, वज़न उठाएं। अगर आपके पास असला है तो वेल एंड गुड, लाइसेंस बनवा लें। नहीं बनता लाइसेंस, हुकूमत से बार बार रिक्वेस्ट करें, यार हमें दो, हमें मिलिशिया ट्रेनिंग दो। और ये बजट जो बनाया है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। रियली ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। आप डिफेंस बजट डबल करें, ट्रिपल करें, सूद सस्पेंड, ये सब डेट ओडीएस है, हम नहीं देते, ना IMF को देते हैं, ना हम डोमेस्टिक बैंक्स को देते हैं। कैसे खाल से इनको निचोड़ के निकालें। बैंकर बने हुए 20 फैमिली वाले, तो उन्हीं की इंडस्ट्री है, तो उन्हीं के सर्विसेज हैं, तो उन्हीं के होटल हैं, तो उन्हीं के कपड़ों की दुकानें हैं। वो मैंने कोई ठेका लिया मैंने को पालने का? पकड़ के उल्टा लटकाएं, निचोड़ें, माल निकालें, कहीं सब तुम्हारा वो ओडीएस डेट है, हमने डिक्लेयर कर दिया है, पाकिस्तान इज स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ये पैसे लो, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूरी दुनिया में हम घूम रहे हैं ना, ये भी ले लें, ये भी ले लें, वो जहाज़ भी ले लें, वो जहाज़ भी ले लें। भाई इंडिया ने रिकवर कर लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ईरान के हम साथ हैं, आम साथ हैं, हुकूमत अभी खिचखिचा रही है, आधी साथ है आधी नहीं है। अभी पूरी तरह साथ उतरने की आपको ज़रूरत है। और मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, इंडिया आ रहा है। कोई इसमें शक है? कोई किसी को शक है तो मुझे बता दो। कोई मतलब कौन, हु कैन नॉट सी दिस, मतलब मैं यार एक आम बंदा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। तो ये बजट वो वाला नहीं था, बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के। और अभी भी ईरान भी पूरी तरह सबक नहीं अभी सीखा। ईरान भी पंचेस होल्ड बैक कर रहा है, आप नोट करें। इजराइल बिल्कुल पंच नहीं होल्ड बैक कर रहा, और ईरान अभी भी हल्का सा 40% 30% पावर वाला। भाई क्यों? वो एस्केलेशन लैडर को इजराइल और इंडिया ऐसे चढ़ते हैं जैसे कि मतलब कोई, क्यों थपकी है ना पीछे, हमें भी आदत है पुरानी इसकी, हम भी एक ज़माने में इस तरह चढ़ा करते थे। पीछे अब्बू जान की थपकी है, अमेरिका की अब्बू जान की थपकी है, फ़ौरन जंप लगा के ऊपर आ जाते हैं। आपकी लीडरशिप असैसिनेट कर दी। आप सोचते हैं पाकिस्तान में ही हो जाए, खुदा ना खास्ता। मतलब वट, आप जर्नैल मार दिए, ब्रिगेडियर मार दिए, आपका दिमाग ठीक है यार? पाकिस्तान में नहीं होता। मतलब ये क्या, मतलब माहौल बना हुआ है यहाँ पे, माहौल बना हुआ है। और वो जवाब क्या दे रहे हैं? 1 मिसाइल, 2 मिसाइल, आधा मिसाइल, 1.5 मिसाइल, वट एवर इट इज़, यू हैव टू, मतलब जैसे एक दफ़ा हेल खोल दें उनके ऊपर। अभी तो हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है कि किसी ने कभी इसराइल को देखा नहीं अटैक होते हुए इतने डीप स्केल पे। भाई दिस इज़ नहीं, ये मजाक नहीं है, वो नहीं रुकने वाले, कोई निगोशिएटिंग टेबल नहीं है। 3 दिन है, 4 दिन है, आपको 1 हफ्ता सर्वाइव करना है। ईरान को 1 हफ्ता सर्वाइव करना है। 1 हफ्ता सर्वाइव करके ईरान को चीन और रूस का इंटरवेंशन हो जाएगा। 1 हफ्ता नहीं सर्वाइव करेगा, रजीम गॉन। इतनी शहादतें होंगी ईरान के अंदर कि अल्लाह माफ़ करे, मुझे डर लग रहा है देख के, सोच के यार ये क्या करना है।
एक हफ्ता नहीं सरवाइव किया, इट विल बी फिनिश्ड। लड़ें, पुश्त महफूज करवाएं, पाकिस्तान को जो देना है दे दें डिप्लोमेटिकली, अपनी पुश्त महफूज करवाएं, ताकि पाकिस्तान को भी पता हो कि मेरी पुश्त महफूज है, आपकी भी पुश्त महफूज है, आपको पता हो। खोल के लड़ें, आप वेस्ट में लड़ें, हम ईस्ट में लड़ें। और टर्की सीरिया आर द फ्यूचर। सीरिया के यार अहमद अल शरा एग्जिस्टेंशियल एनिमी ऑफ ईरान, उसने कहा कि ये ईरान हमारी दुश्मनी एक जगह है, इसने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, लेकिन हम उसके साथ हैं। सोहनी रियासत की जब बात आती है, अब और क्या करें? टर्की सीरिया खुला मैदान है, 3 फ्रंट खुले हुए हैं, 3 ही हैं हम, टर्की, पाकिस्तान, ईरान, बस। न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ जाएं सारे। मैं तो कहता हूँ हमारे पास है, हमारे से दे दें हमें को, माल शाल सारे डील कर लें। खुल के खिलाने का वक्त आ गया, ख़त्म हो गया बात। इट्स ओवर, इट्स ओवर। इफ एनीवन टेल्स यू अदरवाइज, कानून अपने हाथ में और सम टाइम इज ओके। देयर इज नो वे आउट माय फ्रेंड्स। मैं कोई झूठा दलासा नहीं चाहता, हम बड़ी कंट्रोल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, बट आई कांट लाई टू यू, इट्स ओवर, नथिंग विल बी नॉर्मल। अमेरिका में जिसमें परेड नहीं होती फौज की, उन्होंने पहली बार परेड कर दी। वो परेड बहुत ही अजीबो गरीब थी, बट उन्होंने उसने साफ ऐलान कर दिया कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। दे आर रेडी फॉर द बिग वॉर, दे आर रेडिंग फॉर द बिग वॉर। आर यू? हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।